अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छी तरह से एंजॉय करके आए होंगे। खैर नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ खबरें शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। एक बार फिर से कोरोना सर उठाने लगा है, आपको एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि अब शहर में आगे जाके कुछ गैदरिंग्स ऐसी बड़ी होंगी जो कि एक्चुअली होनी भी चाहिए, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। आगे चल के हमने बात करनी है। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमारा पहला सेगमेंट एक दिन एक वीडियो। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जन्नत एक खुदाई सौदा है, यानी अल्लाह ताला का सौदा है और ये बहुत ही महंगा सौदा है। आप इस बात को इस तरह समझ लीजिए कि दुनिया में हम कुछ पाने के लिए जब एक चाहत रखते हैं तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं। आप देखिए, अपने मकसद को, अपने हदफ़ को और अपने गोल को हासिल करने के लिए इंसान कितनी स्ट्रगल करता है। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि इंसान की सारी ज़िंदगी उस मकसद के हुसूल में गुजर जाती है और ज़िंदगी में कभी वो उस मकसद को पा लेता है और कभी वो उस मकसद को पा ही नहीं सकता। कितनी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती है। और इसी तरह जन्नत, ये दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन के लिए, अपने बंदों के लिए, फर्माबरदारों के लिए अल्लाह ने बनाई है। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सौदा है और ये महंगा सौदा इसलिए है कि इंसान को इस दुनिया में इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ और बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जो उसके अपने नफ्स के भी ख़िलाफ़ होते हैं। यानी इंसान के सामने एक तो वो मकसद होता है, वो मंज़िल होती है कि जिसे हम कहते हैं कि जो आजिला फ़ौरन इंसान को हासिल हो जाती है, और एक मंज़िल वो होती है जिसे हम जलीला, बड़ी मंज़िल और बड़ा मकसद कहते हैं। जन्नत दर हकीकत उन बड़े मकासद में से एक मकसद है। मकसद जितना बड़ा होगा, कुर्बानी उतनी बड़ी होगी, सब्र उतना ज़्यादा होगा, मेहनत उतनी ज़्यादा होगी। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जन्नत है तो वाज़ेह बात है कि फिर उसके लिए मेहनत और उसके लिए फिर मुशक्क़त, रियाज़त और फिर उसके लिए इंसान को कुर्बानी, ईसार और बहुत से अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ता है, फिर जाकर इंसान को ये जन्नत नसीब होती है। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की अच्छी बात, आज का पैगाम जो कि आपके साथ शेयर किया। जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बाकायदा तौर पर आज स्पेशली टॉपिक जो है डिसाइड किया है। हम अक्सर इस पर बात भी करते रहते हैं, डिटेल में बात करने की इसलिए ज़रूरत थी कि कोई सेगमेंट ऐसा ज़िंदगी का नहीं है जो कि मुतासर नहीं हो रहा। लोगों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, घरों में, कारोबारी मराकज़ पे लोग जा रहे हैं, परेशान हैं, उस तरह से काम नहीं चल पा रहा। घरों में बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, फिर लाइट नहीं आ रही है, फिर आपके छोटे मसाइल जिनकी सबकी जड़ क्या है, बढ़ती हुई महंगाई। कौन कंट्रोल करेगा? सारी की सारी तवक्कुआत कीजिए हुकूमत से, तो हुकूमत इन तवक्कुआत पर हर गुजरते दिन के साथ पानी फेर रही है। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आज दालों की कीमतों में इजाफा हो गया, आज ऑयल की कीमत में, आज पेट्रोल की कीमत में, और फिर डिफरेंट मीम्स हम देख रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है जो मुफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से मीम्स चल रहे हैं कि जैसे ही वो स्क्रीन पे आते हैं तो पता चल जाता है जी अब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने वाला है। खैर, ये वो चीज़ें हैं जो कि रियलिटी हैं, ग्राउंड पे ये सब कुछ हो रहा है। आम आदमी की ज़िंदगी को इन तमाम चीज़ों ने अजीरन बना दिया। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, गज़ाफ़ी भट्ट साहब और उमर असलम ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, मैं सबसे पहले आज आगाज़ कर लेती हूँ उमर से, क्योंकि उमर हमें हुकूमत को जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी पंजाब असम्बली के इजलास हो रहे हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, सब कवर करते नज़र आ रहे हैं। तो उमर, उम्मीदें जो दिलवाई गई थी, रियलिटी बिल्कुल उसके बरक्स है। तो आप तो साथ मौजूद होते हैं तमाम हमारे वज़रा के, तमाम पार्लियामेंटेरियंस के, कहाँ गई वो सब बातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बिल्कुल बड़ी आपने वैलिड पॉइंट बात की है कि जो लोग आज से चंद महीने कबल, मैं ज़्यादा अरसा पुरानी बात नहीं कर रहा, 3 से 4 महीने पहले जो है वो तनकीद किया करते थे, आज वही लोग जो हैं वो अब पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ जाती है। अब अंदाज़ा लगाएं ना कि अगर आपने और मैंने 150 रुपये पेट्रोल का महंगाई को कंट्रोल करेंगे, दूसरी जानिब हुकूमत ने जो वादे और जो दावे किए थे वो अभी तक तो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगरचे उनका कहना है कि हालात
सख्त हैं, वक्त मुश्किल है, लेकिन अवाम जो है ना, अवाम का कंसर्न है जो है वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से। बेसिक आपकी ज़रूरियात ठीक है, आप बड़ी बड़ी चीज़ों पर महंगाई करें, समझ भी आता है, ये तो बेसिक चीज़ें, आटा, आटा चीनी, अब देखें 490 रुपये का वो अक्सर जो है वो क्रेडिट ले रही है गवर्नमेंट के लिए, हमने 650 से कर दिया, लेकिन फिर आप चिकन का रेट देखें, आप मटन का रेट, चलिए इसको भी ये तो दाल चना पर आ जाएं, आप दाल चना पर उसके हालात पर आ जाएं, घी पर आ जाएं, घी पर आ जाएं, तेल पर आ जाएं, मतलब अब महंगाई जो है वो उसका वो आम आदमी की आप यकीन करें ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर रहा है। और उसके बाद जो रही सही कसर होती है वो बिजली का बिल अदा कर देता है। अब तो इतनी मुश्किल हालात हो गए कि वो, मैं जिस तरह आप मीम्स का जिक्र कर रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल जब टीवी पर आते हैं तो साथ ही लोग फ़ौरन पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है। तो अब मिफ्ता इस्माइल से चंद रोज़ कबल मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि पेट्रोल तो बिल्कुल बढ़ेगा, ये जब 210 का तब की बात, वो तो 270 तक पे भी दिखाई दे रहे थे। तो अल्लाह ना करे कि 270 तक हो, लेकिन फिर भी हालात ऐसे ही हैं, महंगाई बढ़ती बिल्कुल ऐसे ही। मंडी है बट साहब, इतवार बाजार लगाए जाते हैं, लोगों को कहा जाता है जी इतवार बाजारों में जाएं, सस्ती चीज़ें मिलेंगी। सस्ता कुछ नहीं है इतवार बाजारों में भी, ये जो 2, 3, 4, 5 रुपए का फ़र्क है, मतलब आप इतनी गर्मी में जा रहे हैं और इतवार बाजारों में कल लोग दुहाइयाँ दे रहे थे, क्यों जाएं लोग सस्ती चीज़ें लेने इतवार बाजार जब वहाँ पे है कुछ नहीं। आपके यूटिलिटी स्टोर तमाम रैक्स खाली पड़े हैं, आपकी महंगी दालें तो वहाँ पे हैं ही नहीं, तो क्या करने जाएं लोग वहाँ। देखिए पहले तो ये हुकूमत हमें बताए ना कि ये जो बार बार इस हुकूमत के बड़े तकरीरें कर रहे हैं असेंबली के अंदर, बाहर मुख्तलिफ फ्लोर्स के ऊपर कि जी हम महंगाई कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जब ये अपोजिशन में थे तो ये साबका हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते थे, इसके ऊपर ये चीज़ें रिकॉर्ड पर और एक वो जो बड़ी स्टेटमेंट जिसको फॉलो करके हुकूमत चल रही थी और आवाम मुतासिर हो रही थी, वो महंगाई मुकावी थी। महंगाई मुकावी थी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि IMF के साथ, बार बार यही बात करता हूँ, IMF के साथ मुआहदे जो है वो पिछली हुकूमत ने किए हुए हैं, इस हुकूमत ने उनको आगे चलाया है, उसके अंदर इजाफा किया, बजाय कि उसके आगे स्टॉपर लगाने के इन्होंने उसके अंदर इजाफा किया है। बजाय कि आप इसको रोकते, महंगाई को वहीं पर रोकते, रिलीफ देते, इस तरह महसूस हो रहा है कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी। बस ये था कि गवर्नमेंट ले लें हम किसी तरीके से, गवर्नमेंट के अंदर आ जाएं। गवर्नमेंट के अंदर क्यों आ जाएं ये तो अब मैं अगर बात खोलूँगा तो फिर ये बड़ी दूर तक चली जाएगी, लेकिन इशू ये है कि ये हुकूमत आम आदमी को महंगाई से बचाने के लिए कर क्या रही है। अगर मैं उसका दो लफ्जी जवाब दूं तो ये होगा कि डाउन, कुछ भी नहीं। ग्राउंड रियलिटी पे आप चले जाएं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां आपकी हैं कोई नहीं, अगर आप बनाएंगे तो आप लाजमी बात है उसके अंदर आप अपने जो सियासी वर्कर्स हैं या जो आपसे हम ख्याल रखने वाले लोग हैं, आप उनको उसके अंदर शामिल करेंगे। अभी तक प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो कोई है नहीं है, DCs हैं, कमिश्नर्स हैं। मैं बड़ा ओपन होकर कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, माँ सवाए फ़ोटो सेशन के इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। आप ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आपने इलेक्शन को फोकस किया हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है, उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप महंगाई को कम करने के लिए ग्राउंड पे जो इक़दाम होने चाहिए वो नहीं है। आप इनसे बात करके देख लें, सिर्फ ये हम कोशिश कर रहे हैं जी, हम कोशिश कर रहे हैं। भाई आप कोशिश क्या कर रहे हैं? कोशिश को नजर से टाइम गुजरने वाला नहीं है। एक तो महंगाई, दूसरा भट्ट साहब ने जो पॉइंट उठाया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फॉल नहीं है। हम उमर शहबाज शरीफ जब CM थे तब हम देखते थे हर चीज़ के बारे में हर रोज़ की रिपोर्ट मांगा करते थे, चाहे वो इतवार बाजार थे, चाहे वो रमज़ान बाजार लग रहे हैं तो उनके हवाले से। अब ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट क्या मार्केट के रेट चल रहे हैं, इस हवाले से क्या कभी किसी ने पूछा नहीं? देखिए बड़ा बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि यहाँ पर चाहे नून लीग की हुकूमत रहे या तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमने पौने 4 साल देखी और अब फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। प्राइस कंट्रोल कमेटी मजिस्ट्रेट्स जो हैं, आप कभी देखें ना उठा के लिस्ट में कि ये अफसर कौन है, ये वही हैं 10-12 साल पुराने वाले। इमरान खान के दौर में भी यही लोग हैं, इनके नून लीग के दौर में भी यही हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, और भट्ट साहब भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं और जो देखने वाले लोग हैं कि मंथली सिस्टम वहाँ पे किस तरह चल रहा होता है, वहाँ पे किस तरीके से पैसे लिए जाते हैं, अफसरान जो हैं उसी तरीके से अपना डंग टपाओ पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। दूसरा फिर महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जब हम बात करते हैं तो
शहबाज शरीफ तो ऑब्वियसली वो शहबाज शरीफ था, लेकिन अब उनका बेटा ही, हम अक्सर ये कहते हैं कि हमज़ा का मुकाबला उसका उस्मान बुज़दार से या परवेज़ इलाही से नहीं, अपने वालिद शहबाज शरीफ से। लेकिन जब महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से बात करते हैं तो इतनी अच्छी एक मिसाल मौजूद है, बस उसको फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करने। अब उन्होंने शहबाज शरीफ ने वो कहा, एक उन्होंने तजवीज़ दी कि जब आपका पीक आर्ज होते हैं तो मेट्रो में उस वक्त आप जो उनसे किराया आधा कर दें। 3 हफ्ते गुजर गए, अभी तक इस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा लगाएं, देखिए आवाम को छोटी छोटी खुशियाँ दे दें, कम से कम कोई ये आटा चीनी, देखें आटे पे आपने रिलीफ दे दिया। खुशियों की बात करें, यहाँ पर एक के बाद एक चीज़ महंगी होने की आवाम को परेशानी दी जा रही है। खैर ऐसे में जहाँ पर आवाम मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है, वहाँ पर कुछ लोग आपके ऐसे भी हैं जिनके अखराजात शाहाना हैं, जिनके लिए कभी बात की जाती है नई गाड़ियाँ खरीदने की, जिनके लिए कभी बात की जाती है वो इजलास हो ना हो उनकी मरात उतनी ही रहेंगी, उनको पेट्रोल भी मिलेगा, उनको तमाम अलाउंसेस भी मिलेंगे। इन लोगों पर क्यों ये महंगाई का जिन जो है मुसल्लत नहीं हो रहा? सब टैक्स, सब चीज़ें महंगी आम आवाम के लिए क्यों हो रही हैं? यहीं से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ में। यहाँ पे पाकिस्तान में आजकल तो मीटर जो है वो हमारे बिजलियों के लगे होते हैं, पानी के, गैस के लगे होते हैं। तो इस तरह एक मीटर जो उनसे ना हर रुकने असेंबली के बाजू पे लगा होता है, या उन्होंने अपने टांग पे लगाया होगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कदम बाहर निकालना उनका वो मीटर ऑन हो जाना है, और वो तब तक ऑन रहना है जब तक असेंबली का सेशन चल रहा है। इसलिए ये ना कहा करें, मुस्तहिक ये लोग हैं, हम अपनी ज़कात का पैसा इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं आ रहा। मैं देखें, मैं तो बता रहा हूँ, आप खुद फैसला कर लें, आवाम फैसला कर ले। अच्छा कोई न्यूट्रल बंदा ले आए, वैसे तो आजकल न्यूट्रल्स का बड़ा शोर है, कोई न्यूट्रल बंदा ले आए, उनसे बिठा के पूछ लें कि मुस्तहिक मैं हूँ या ये रुकने। अच्छा मुझे इतनी परेशानी होती है, हमारे अपने एंकर्स, हम अक्सर मेकअप रूम में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, प्रोग्राम आप किसी और टॉपिक पे करने के लिए जाएं, बात आप करने के लिए माइक आगे करें, आवाम का उम्र एक ही मसला है, महंगाई, आप इसके अलावा टॉपिक कोई नहीं है। अच्छा आवाम का ज़ाहिर बात है, मैं भी एक आम आवाम का ही हिस्सा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि जब मैं अद्वियात लेने जाता हूँ, जब मैं, आप यकीन करो ना, घर वक्त के साथ है ना, फैमिली सब अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं सारे, तो आप 1000 रुपए के ना एक शॉपर का आपके ना वो शॉपर ही भर गए, तो वो हालात नहीं होते कि वो आप फल लेने की मैं बात कर रहा हूँ, आप 1000 रुपए। अच्छा लेकिन मैं कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, उसी पे या ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं भी अब इस पॉइंट पर अक्सर इन्हें क्रिटिसाइज करता हूँ कि ये तो ज़कात खरात के पैसे फिर आप समझिए, क्योंकि मेरे आपके और ये जो लोग देख रहे हैं उनके पैसे, उनसे अद्वियात ले रहे हैं, अपने शर्म नाम की चीज़ कोई नहीं। आप देखें ना, करोड़ों रुपए की गाड़ी से आप नीचे उतर रहे हैं, हाँ। करोड़ों रुपए ब्रांडेड गाड़ियाँ, ब्रांडेड आप 50-50 हज़ार रुपये का आप सूट पहनते हैं, चाहे वो मर्द अरकान असम्बली है, चाहे वो ख़वातीन अरकान असम्बली है, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो अपने जब डिस्कस कर रहे थे बताते हैं, स्टड जो उनसे ना, आप मानेंगे इस चीज़ को, 2-2 लाख रुपए के बता रहे होते हैं कि हमने ये वो पहने। तो आप इनके फैशन, अब पर्स की कीमत तो आप बता सकती हैं क्योंकि आप खातून हैं, आप उनका देख के वो कौन कौन से ब्रांड के होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद यार 25-25 हज़ार रुपये की मेडिसिन, 50-50 हज़ार की मेडिसिन, शर्म नाम की चीज़ कोई नहीं है इन लोगों में। और मैं आपको बताऊं, फिर आम आवाम की जिंदगियां क्या नींदें हराम हुई हैं, और ये लोग मौजों में ज़िंदगी गुजारे हैं, सुकून की नींद जो है वो ये लोग गुजारे हैं। खैर समझ नहीं आती कि ये महंगाई का जिन किस तरह से काबू होगा, हमने उम्मीदें किससे लगानी है, हमें ये नहीं समझ आ रही है। अब थोड़ा सा मैं बिजली की कीमतों का जिक्र करना चाहूँगी, हर गुजरते दिन के साथ बिजली की कीमत भी बढ़ रही है, बट साहब ये आगे मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि पेट्रोल की तो हमने बता दी है कीमत बढ़नी ही बढ़नी है, बिजली की कीमत भी साथ साथ चलती रहेगी। जी डेफिनेटली। देखना आप, आपके जितने पावर स्टेशंस हैं वो किस पे चल रहे हैं, वो क्या कहते हैं, मट्टी के तेल की भी खैर प्राइस कहाँ पे है, वो आप लकड़ी के साथ तो नहीं चला रहे हैं, ठीक है ना, आप फ्यूल के साथ चला रहे हैं। तो फ्यूल की जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी बिजली की कीमत भी बढ़ेगी। मैं बार बार जो बात देखे ना, हमारे हुक्मरानों की तैयारी ही नहीं है, बस इक़्तिदार लेना था वो ले लिया। ये इससे बिल्कुल किसी को दिलचस्पी नहीं है कि बिजली की प्राइस बढ़ रही है, अच्छा आप बढ़ा दें, ओके मुझे कोई इतराज़ नहीं, पाइप बढ़ा दो, देनी है भाई, बिजली इस्तेमाल करनी है, रानू पखा ला के सोना ही सोना है, सही ठीक है ना, बच्चों ने भी सोना ही सोना है, किसी भी घर में आप चले जाए, पंखा लाइट चलनी है। मसला ये है कि क्या आप सैलरीज उस हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं लोगों की, क्या आमदन लोगों की बढ़ रही है? लोगों की आमदन बढ़ने की बजाय घट रही है। हाँ, आप हर सैलरी पर्सन के ऊपर आपने टैक्स आयद कर दिया है, अच्छा वो तो आयद हो ही रहा है। अब जो रेडी वाला है, जो वो बेचारा फल लेके आ रहा है,
जब वो मंडी से फल लेके निकलता है, आप मुझे बताएं उसके ऊपर यानी कि अगर एक पेटी उसको 1000 रुपए की मिल रही है तो उस 1000 रुपए के ऊपर उसने कितने पैसे कमाने हैं। लाजमी बात है वो पेटी जो 1000 रुपए की मंडी से लेके आया, मंडी वाला जो उनसे है वो 800-900 रुपए की को, मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, उसके अंदर वो टैक्सेस वगैरह डाल के वो लेके आया। अब उसने जाके जब बेचनी है तो लाजमी बात है उसने उसी हिसाब से बेचनी है ना। तो क्या आपने लोगों की आमदन में इजाफा किया? नहीं किया। आपने लोगों से उनका रोजगार छीना है। इशू तो ये है कि आप कम करें। अभी आप अरकान असेंबली की बात कर रही थी, मेडिसिन की। सर आप अभी तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, वो तो हमारे लिए एक नो गो एरिया बन चुका है पंजाब असेंबली के, हम वहाँ पे नहीं जा सकते। साहब आप लोग भी तो हकीकतें बताने लग जाते हैं ना, तो मसला ये है कि मैं आपको अगर ले जाके दिखाऊं ना कि जब हर महीने के एंड के ऊपर अरकान असेंबली या उनके ड्राइवर्स या उनके PROs या PSO वहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए आते हैं तो किस तरीके से लड़ाई हो रही होती है कि मुझे ये मेडिसिन नहीं मिली। और अच्छा उनमें से ऐसी मेडिसिन होती हैं कि उनको वो बीमारी नहीं होती है, मैं वही तो उनको बीमारी नहीं, और वो थैले भर भर के जा रहे होते हैं। कसम खुदा की हल्फन कहता हूँ, शॉपर्स भर भर के जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र करें कि आपको इस दवाई की जरूरत नहीं है, छोड़ें किसी ये और बड़ा के लिए। वैलिड पॉइंट है। मैं फिर इसी मेडिसिन वाले पॉइंट पर आ रहा हूँ कि यार हम लोगों के पास ना घरों में खाने को पैसे नहीं, तो मेडिसिन वो अपना जिस्म बेच के, अपना जैसे हाथ बाजू बेच के, काट के, फाके करके मेडिसिन खाते हैं। अच्छा ये मौज कर कता कलामी माफ उमर, नहीं, please, आपने please। बिजली की जो बात कर रही हैं 371 का ऐवान है, 371 का है। देखें हमारी याददाश्त भी मुतासिर होनी शुरू हो गई है। 371 मैं आपको ये भी नहीं कह सकती बादाम खाएं सर नहीं, महंगे हो गए बट भी दे दे, नहीं, किसी ने तो बादाम खाने लगे। मैं ये जसारत नहीं कर रही, मैंने करनी भी नहीं कह सकती। देखे मैं आ गई, इतनी ज़कात दे रहा हूँ, मैं समझ नहीं लग रही कि मैं अब मुझे ज़कात के लिए 371 के ऐवान के ऊपर जो है ना वो 371 का ऐवान ही मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी ज़कात इधर जा रही है। एनी हाउ कोई बात नहीं, देनी पड़ेगी, देनी है भाई। 371 का ऐवान है। आप इस उम्र आप असेंबली के अंदर रोज़ाना आप ऐसे आप मुझे बताएं 371 के ऐवान के अंदर कोई आपके ज़हन में ऐसी मैं ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर रह जाता हूँ, मैं जो है ना वो मर्द अरकान पे नहीं। आप मुझे बताएं 371 के ऐवान में से कोई आपके ज़हन में ऐसी खातून आती हो जो बिल्कुल मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती हो, जो डिज़र्व करती हो कि यार उसको ये सीट दी गई, कोई एक खातून का नाम लीजिए प्लीज़। एक खातून है, एक खातून का मैं मानता हूँ, वो है हसीना बेगम। एग्जैक्ट हसीना बेगम है बहावलपुर से। वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का क्रेडिट बस यहीं पे रुक जाए, ये पे उस एक खातून के अलावा कोई और बताइए। उसके अलावा तो मैंने आपको बता दिया लीड क्लास की लाहौर की। सर इसके अंदर ऐसी सी खवातीन है यार, माफी मंगवा दीजिएगा, मुझे नून लीग से माफी मंगवा दीजिएगा। इसके अंदर ऐसी ऐसी खवातीन मौजूद हैं कि जो हमारे इस बड़ी पार्टी की बड़ी लीडर के जो चीजें हैं ना वो दान करती हैं। आप कपड़ों की बात यार मैं नौकरी करनी है यार, मैं देखो मैंने नौकरी करनी है यार, प्लीज आप नाम ना लें। नहीं मैं नाम नहीं लेना यार। यानी कि चीजें जो उनसी हैं वो दान करती हैं, लेकिन उन्हें बताकर तस्वीर दिखा के, और फिर तस्वीरें भी आती हैं, तस्वीरें भी चलती हैं। अब मुझे बताइए क्या इन खवातीन को, और अच्छा उनके बिजनेस हैं अच्छे खासे, तो यहाँ से यही तो हम बात कर रहे हैं ना कि ये अपने अपने बिजनेस भी चला रही हैं, इनको तमाम मराद भी मिल रही हैं, ये आवाम के पैसों के मजे भी लूट रहे हैं। बात कर रहा हूँ बट साहब, एक खातून MPA अब आजकल हमजा शहबाज के काफी क्लोज हैं, तो वो उसने पता है कितने यार वो नहीं क्लोज से मुराद है आजकल डेजिग्नेशन उनको अब मिला हुआ है आजकल ना, उनके ऑफिस में बैठ रहे हैं। तो उसने एक यहाँ पे टाउनशिप के इलाके में टिकट होल्डर के पास गई, मियाँ सलीम के पास, और जाके कहती कि मेरा शोहर ना पोल्ट्री का हमारा हम आपके 4-5 शादी हॉल हैं, तो आप इस तरह किया करें कि आप ना चिकन हमसे लिया करें। उसने कहा बीबी, वो बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, और क्या बीबी जाके काम करें अपना, ये मर्दों का काम है, आपका क्या ताल्लुक है। तो आगे से उसने पता क्या कहा, वो बाहर ये क्या नाम है आपके ऑफिस के बाहर गाड़ी में बैठे, मैं बुलवाऊँ उनको। और फिर पंजाब असेंबली में जाके कहती कि गुजरात के करीब मेरे भाई का फर्नीचर का वो है शोरूम है, तो फर्नीचर आपने वहीं से लें। आप समझ गए जैसे MP आप यानी देखें ना इनके घरों के अंदर AC हैं, एक यानी कि 1.5 टन के AC नहीं है, बड़े चिलर लगे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए इनको कोई बिजली की कोई प्रॉब्लम, जनरेटर्स लगे हुए हैं, बिजली जाएगी जनरेटर ऑन हो जाएगा, ठंडी हवाएं आ रही हैं। इस 371 के ऐवान में
हम बड़ी मुश्किल, मुझे बस वो एक खातून वो है, वो मैं वर्कर इस है। बात को करूंगी वाइंड अप, और मैं ये कहूंगी कि चलें हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला आखिरत में ये भी गुजारे नहीं ना। नहीं, आप इस बात और से कुछ खुश नहीं। हुआ करें ईमान से। आज के बाद आपने खुश होना है कि आपकी सैलरी के अंदर से जो टैक्स कट रहा है, जो ज़कात कट रही है, वो इन जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के मुस्तहिक ज़कात के अफराद हैं उनके ऊपर आप खर्च कर रही हैं। ये खुश हुआ करें ये आप। तो एमपी से एमएनएस का भी बस अल्लाह मैंने ताला सबकी जो है बात की है। रहम करे और हमारे लिए आसानियां पैदा करे, मैं तो यही कह सकती हूँ। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अंदरूनी लाहौर में उनको एड्रेस करना चाहिए। ये जो 2 मोरिया पुल के करीब फ्लाईओवर बन रहा है, ये मंसूबा जो है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट और है। बिजनेस हब है आपका वो, और उसको आप कितना प्रोलॉन्ग कर रहे हैं मसले को। बहरिया आगे टाउन के करीब मानसून की आमद है, आप देखें कि कितना मसला हो जाएगा अगर बारिशें शुरू हो बहरिया जाती टाउन के करीब जो अंडरपास जो शाहकाम चौक शाहकाम वाला, उसको वाला। कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं कि कम से कम अब जो पहले पुराने थे उनको अब कंप्लीट हो, ताकि लोगों की आसानी हो जिंदगी में ना। यार बहरिया टाउन की तरफ जो शाहकाम अच्छी बात है बन रहा है, पर अब मुझे बताएं उधर कितनी जो है वो कितनी लोअर मिडिल क्लास की आबादी रहती है, ये जरा को थोड़ा सा बताएं। चलिए, मैं तो यार, अवाम मैं पब्लिक वैसे ही कह रहा हूँ ना, देखे ना आप वो जिसके लिए बना रहे हैं, और यार फिर वही गल है। मैं चले छोड़े 12 लानी हो। आपने अंदरून शहर की बात की। अंदरून शहर तो भाई आज भी वैसे का वैसा ही है। जब 4 साल 4.5 साल पहले नून लीग की हुकूमत थी, वो तब भी वैसे का वैसे ही था, आज भी वैसे का वैसे ही है। मैं हर दफ़ा ये छेड़ता हूँ, ये मेरी दुखती रख कह लें, हम ये कह लें, मैं ग्वाल मंडी की मेरी जमपल है। मैं ग्वाल मंडी के अंदर, मैं अंदरून शहर का अच्छा, रहने ये वाला हूँ। बहुत सारे ना लाहौरिये जो हैं वो शिकायत करते हैं कि कुछ मखसूस जगह हैं जहाँ पर ये मेहरबानियाँ होती हैं और आपका बाकी लाहौर की जो पहचान जगह हैं उनको हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन बट साहब, इससे पहले के दौर में अगर हमने देखें, जब शहबाज शरीफ साहब सीएम थे, इक्वली कुछ काम हुए हैं। सर काम इक्वली नहीं मैं कहूँगा, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ, इक्वली नहीं मैं कहूँगा, काम ज़रूर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, काम ज़रूर। चलिए, ये मान रहे हैं आपके काम नहीं, देखो काम हुए हैं उमर, लेकिन इक्वली नहीं हुए। आप मुझे बताइए, भाटी चौक दाता दरबार के सामने कितना रश होता है? ये जो वहाँ पे दाता दरबार के सामने जो आपने क्रॉसिंग ब्रिज, लेकिन आई मस्ट से, क्योंकि हम लोग भी शुमाली लाहौर के रहने वाले हैं, तो जो काम फ्लाईओवर बन के हो गया शुमाली लाहौर को तो वो इस तरह करवाते हैं कि वो हमजा का हल्का है। अब आप मुझे बताइए कि जो कचहरी से मीनार पाकिस्तान कचहरी वाले रास्ते पे बशरफ कुछ नहीं हो सकता वहाँ ट्रैफिक। सर मेरी बात सुने तो फिर बात ना करें। मेरी बात सुने, किसने करना? मैंने तो नहीं करना ना, मैंने तो नहीं करना ना। हुकूमत किसके पास है? क्या तरक्याती काम सारे डिफेंस के रास्ते पे, या तरक्याती काम जो है बहरिया टाउन के रास्ते पे, या तरक्की काम जो है वो मॉडल टाउन और ये क्या कहेंगे लिबर्टी की तरफ, ये सारे एक मिनट सॉरी माजरत, यानी कि क्या सारे तरक्याती काम उधर ही होने हैं? क्या दाता दरबार, भाटी का एरिया, कचहरी, जैन मंदिर, शाह आलम मार्केट, रंगमहल चौक, और कौन कौन सा गिनवाऊं? कहेंगे तो और भी गिनवा दूंगा। 2 मोरिया पुल चले जाएं, 1 मोरिया पुल चले जाएं, शादबाग चले जाएं, क्या ये लाहौर का हिस्सा नहीं है? यहाँ तो आप कहें लाहौर का हिस्सा नहीं है, मैं कहूँगा ठीक है भाईजान लाहौर का हिस्सा नहीं है। मुगलपुरा, फतेहगढ़, पीछे आबादियों में देखो लाहौर का हिस्सा ही नहीं लगती हैं, लगते ही नहीं है वहाँ पे। आपने क्या किया वहाँ पे? मासवाए एक मेन रोड बनाने के, भाई आप अंदर घुसे, आपको पता लग जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, रंगमहल कोई दिन के टाइम में मुझे कोई घुस के दिखा दे कि रंगमहल मैंने जाना है, क्या वहाँ पे आबादी नहीं रहती है? शाह आलम मार्केट के अंदर सबसे, और छुट्टी के दिन कभी जाने का इत्तेफाक हो तो आपको लगता ही नहीं। शाह आलम मार्केट सबसे बड़ा आपका तिजारती हब है, आप उसको नहीं ठीक कर सके हैं। सर हम आज तक आजम क्लॉथ मार्केट की प्रॉपर पार्किंग नहीं देख सकते। अच्छा, अब अना इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है कि ये फ्लाईओवर बना दिया आज़ादी चौक का, वो मेरे सामने 5-7 साल पहले बड़ा खूबसूरत बना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बट साहब जो अभी पॉइंट कह रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत लाहौर बनाया, जिन इलाकों के नाम ले रहे हैं वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट भी हुई, क्योंकि मैं कवर करता रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे मसला पता है कि वहाँ पे मसला है तजावज़ात का। मसला है कि वहाँ पे बहुत खूबसूरत दाता दरबार के बाहर जो उनसे वो 4 रोड वे तक जो उनसे वो चिंची वाले खड़े होते हैं, एक और आधी सड़क पे खड़े होते हैं। भाई किसने उठाना है? हाँ, मैंने तो ये वैलिड पॉइंट है। यकीन करें, लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत। जब मैं कह रहा था तो मेरे बड़े दिल से इसलिए कह रहा था कि जिस तरह व्हाट्सएप अपना बता रहे हैं ना कि वो ग्वाल मंडी से या आप
शादबाग वाली साइड से हैं, और मैं अगर इस्लामपुरा कृष्ण नगर से हूँ, तो हमारे यहाँ पे दोस्त अहबाब रिश्तेदार ज़िंदगी गुजरी और ज़िंदगी यहीं पे गुजर रही है। हमारी पहचान लाहौर है, हमारी पहचान अगर मेरी इस्लामपुरा है, इनकी क्या नाम है गवाल मंडी है, या आपकी शादबाग वाली साइड है, तो वट एवर हम बात करें, हम लाहौर के लोग हैं। हमें लाहौर की मुझे बड़ी तकलीफ होती है, यकीन करें, कि जब मैं देखता हूँ दाता दरबार के करीब इतना बेहतरीन फ्लाईओवर बनाया। मुझे याद है बिलाल यासीन वहाँ पे खड़ा होता था और बड़ी गालियाँ पड़ी उन लोगों को, लेकिन उन्होंने बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाईओवर बना दिया। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ वहाँ पे? आपने क्या कौन सा लाहौर बनाया? आपने लाहौर के अंदर सारे ग्राउंड्स खत्म कर दिए। मैंने उस दिन भी ये आपको याद होगा हाजी साहब के सामने ये बात, तो वो मेरे से लड़ पड़े थे इस बार। यानी कि आपने ग्राउंड्स खत्म कर दी, आपने खेल के मैदान खत्म कर दी। किसने किया? मैंने नहीं किए। ये ऑरेंज ट्रेन बड़ी अच्छी है, नो डाउट। मेट्रो बनाई बड़ी अच्छी है, आपने कहा मुतबादल देंगे ग्राउंड। वो केड़ी ग्राउंड तुसी देती हैं? कौन सी सड़क आपने बना दी? सारे रास्ते जो से या तो मॉडल टाउन को जा रहे हैं, या गुलबर्ग की तरफ जा रहे हैं, या इधर बैरिया की तरफ जा रहे हैं, या फिर जो से उनका रुख जो है वो डिफेंस की तरफ है। पाइन लॉर मैं आपको बताऊं, रायवन भूल गए मैं रायवन, हाँ अच्छा। और मैं अब आपको बताता हूँ, नून लीग के साथ हाथ जोड़ के माफी सर। मेरी रिहाइश अब चूंकि रायवन रोड के ऊपर है सर, थोड़ा अरसा पहला तक जब अब आप मौजों में आप शिकायत मुझे करने दें। मैं अंदरून शहर का लाहौरी है, मैं लाहौर ही रहना है, मैं जिधर मर्जी चला जाऊं सर। रायवन रोड के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स लग रही। पहले मैं जाता था सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं। जो दरमियान के अंदर वो क्या कहेंगे उसको यार, वो जिसके अंदर घास फूस लगा देते हैं, वो पीएचए वाले, वो सर्विस रोड, दरमियान वाली जो सर वहाँ पे फुटपाथ, उसके अंदर जनाब ग्रीन बेल्ट्स लग रही हैं, ठीक है ना। वो पूरा वहां तक जा रहा है। पीएम ने गुजरने वहां से ना, अल्लाह का भला करे, पीएम ने गुजरना, सीएम ने गुजरना। पाइन ग्वाल मंडी जड़ा है रंगनाल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ। अच्छा मैं वोट ਲੈਣ चले ਜਾਂਦੇ, पाइन इलेक्शन लड़न आए हैं, वोट ਸਾਨੂੰ देने वोट नून उथों नून लीग नहीं, मैं कहता हूँ नून लीग का लाहौर है, हमेशा कहता हूँ नून लीग का लाहौर है। लेकिन जो आपके साथ भला कर रहा है, जो आपको वोट दे रहा है, आप उसको उसकी सड़क, उसको उसका पार्किंग ग्राउंड, उसको खेल का मैदान, उसको साफ गलियां, उसको बेहतरीन सीवरेज निज़ाम, उसको बेहतरीन जो है बाकी चीजें भी तो देना। आप हमारे ग्राउंड्स खत्म होने से यही चीजें हुई हैं कि अब बच्चे जो हैं मोबाइल फोन, कोई खेल कूद की सरगर्मी नहीं रही। हम रात के टाइम देखते हैं स्पेशल लाइट्स लगा के नौजवान हमारे क्रिकेट खेल, बैडमिंटन, ये व्हाट्सएप जिक्र कर रहे थे, मुझे याद है हम वो रोड़े वाला क्या नाम है उसका होता था, एक हार्ड बॉल से अलावा एक बॉल होता था, हम इतनी तेज क्रिकेट, और मुझे आज भी याद है, मैंने तो सारी ज़िंदगी खेली क्रिकेट, मिंटो पार्क में, नेहरू पार्क में, और बाबा ग्राउंड है। और यहाँ पे इसी तरीके से हमारे जितने भी अहबाब हैं, चाहे वो अब कोई भी कहीं पर भी शिफ्ट हो जाए, लेकिन जो जिस इलाके का होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर हम बार बार जिक्र करते हैं अंदरून लाहौर के जो लोग हैं, कहीं पे भी चले जाएं दुनिया के, अमेरिका से किसी भी दूसरे, मेरा नाम चांद पे भी चले जाए ना, वो आपकी पहचान और आपकी मोहब्बत उस तरह से। सर हम अपने बच्चों को जो है ना, मैं वाइंड अप मैं कर, हम अपने बच्चों को अपने अंदरून लाहौर का कल्चर नहीं बता सकते, हम उनको ले जाके दिखा नहीं सकते। अब मंजर ही बदल गए हैं ना, ये वो चीजें हैं कि जो हमारे बच्चों को मालूम होनी चाहिए। हमारी जो सकाफत है वो कैसी है, यानी कि हम उन गलियों के बाहर बैठ के, थड़ों के ऊपर बैठ के हम सियासत भी डिस्कस करते रहे, हम उन गली कूचों के अंदर जो है वो जैसी भी थी, हम वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे, यानी कि अच्छे एक दूसरे के दुख सुख जो है वो देखते रहे। लेकिन आपने उसके लिए क्या किया, कभी इससे बिल्कुल सियासत से हट के ये जरूर सब अब और बहुत चीजें करने के लिए क्यों वो ये सब चीजें दिखेंगे। खैर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। आम आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं जिनसे अब आवाम दो चार है, वो हम जिक्र कर रहे हैं। तरक्याती कामों का हमने जिक्र किया, मॉनसून अगर बारिशें होती हैं तो यहाँ पे निकासी आपकी सूरत हाल क्या है, वही पॉइंट्स हैं, वही जगह हैं जिन पे हमेशा दावे किए जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन जगहों पे तरक्याती काम हो रहे हैं वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि फ़ौरी इन तमाम चीज़ों को कवर किया जाए, इन तमाम तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाए। हमने बात की या शाहकाम की, हमने या अगर बात की है अंदरून लाहौर में जो कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है शेरा वाला, ये वो जगह हैं जहाँ पर हर रोज़ आपकी हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग
कारोबारी मराकज़, आपके ऑटो पार्ट मार्केट वहाँ पर है, आपकी आज़म क्लॉथ मार्केट वहाँ पर है, आपकी शू मार्केट वहाँ पर है। इसके साथ साथ आप देख लें कि बिज़नेस हब आप कह रहे हैं ना, हर तरह से लोग होलसेल की ख़रीदारी करने के लिए वहाँ पर आते ही आते हैं। सो हम देखेंगे आगे, आप ये चीज़ें देख लीजिएगा, बारिशें जैसे ही होंगी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बट साहब, इन कामों को अब फौरी मुकम्मल होना चाहिए, प्रायोरिटी में आना चाहिए। अब नून लीग को कहा जाता है कि जी शहर के कम से कम शहर लाहौर के तो वो कोने कोने से वाकिफ़ हैं, तमाम मसाइल का भी पता है, इश्यूज़ का भी पता है, कहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरह से काम यहाँ पर ज़रूरी है। तो कोई उम्मीद नज़र आ रही है जल्दी काम ये जो चल रहे हैं मुकम्मल हो जाएगी? देखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद का दामन जो है वो किसी भी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं। मैं भी उम्मीद पर कायम हूँ कि शायद जो है वो इस दफ़ा पेट्रोल ना बढ़े। ये तो हो नहीं सकता। मैंने कहा ये उम्मीद नहीं है, इसका ये उम्मीद ना रखिएगा, ये ना कहिएगा, देखिए ये मत कहिएगा कि पेट्रोल नहीं। मैंने तो आपने कहा इतने पूरी उम्मीद है, शायद ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसमें मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ। हाँ, मैं पूरी उम्मीद इस बात पर हूँ कि हूँ तो मैं इन्होंने दुआ भी नहीं दे सकता कि मैं झोली चुक के कहा अल्लाह मियां इन्होंने हदायत दे, अल्लाह मियां इन्होंने को काम करने दी तौफीक अता फरमा। मैं ये भी नहीं कह सकता। आप यकीन माने, आप तो फिर हिदायत की दुआ मांग रहे हैं ना लोगों को। बाहर उमर, आप तो बाहर जाते हैं ना, क्या क्या कुछ लोग कह रहे हैं? मैं तो वही अभी भट्ट साहब की बात सुन रहा था और अभी देख रहा था, बिल्कुल अवाम के जो अपने सेंटिमेंट्स हैं जो कि अवाम के दरमियान रहते हैं, और ख़ुद भी हम अवाम ही हैं। हम कौन से, हमारा कोई ताल्लुक, हम जितने भी बैठे, कौन सा वो अशराफिया जिनका जिक्र किया जाता है, कौन, हम तो नॉर्मल कॉमन फैमिलीज के साथ हैं, मीडियोकर क्लास से। लेकिन हम आम लोगों के हवाले से अगर बात करते हैं तो लोग यकीनन बड़े परेशान होंगे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि देखो, आप महंगाई आपने इतनी ज़्यादा कर दी है, आवाम को ना देखें, उनका अगर मेयार ज़िंदगी को ऊपर अपलिफ्ट करना है तो उस हवाले से कोई प्रोग्राम भी दें। प्रोग्राम, अब महंगाई तो कर दी आपने, सोलर, अब जैसे मिसाल है बिजली महंगी होनी है यार, आप इतनी सब्सिडीज दे रहे हैं, आप किस्तों पर जनाब आप शुरू कर दें सोलर की प्लेटें देना या सोलर सिस्टम देना शुरू कर दें। इतने फंड रखे होते हैं, कोई 10-15 अरब इसके लिए भी रख दें, अवाम लोगों का भला होना शुरू हो जाए। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो अवाम का मेयार ज़िंदगी जो उनसा है वो एक तो स्टैंडर्ड वो भी अपलिफ्ट होगा, बिजली की बचत भी होगी, इनका फ़ायदा करना चाहेंगे अवाम का मेयार ज़िंदगी तो अप होगा ना। यहाँ तो मतलब हर किसी का मेयार ज़िंदगी लो से लो होता जा रहा है। नहीं आपको किसने कहा आम का मेयार ज़िंदगी लो होता जा रहा है? अच्छा, ये भी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, चाय छोड़वा रहे हैं लोगों की। अच्छा, आप मैंने भी ये अच्छा, आपने देखी, भट्ट साहब ने तो पी नहीं है। मैंने उस दिन कहा था ना 1 कप पीऊंगा, कहा था ना 1 कप पीऊंगा, मैं 1 कप पी रहा हूँ। आपने मुझे देखा उसके बाद? नहीं जी, मैं तो चाय पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। मेरा तो चाय के बगैर दिन का आगाज नहीं होता। एक दफा सुबह उठते चाहिए होती है, एक दफा शो में चाहिए होती है। मैं लिटरली लड़ने वाली हो जाती हूँ। मैंने सर मुस्लिम लीग नून के मेरे बड़े हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा, मैं नहीं कह रहा, ये अपोजिशन की जानिब से जो उनको लक़ब दिया गया अरस्तू का, मैं उनकी हिदायत के ऊपर अमल दरामद करते हुए दिन में सिर्फ मानते, इसका मतलब आप उन्हें मानते फिर हैं यार, जब वो अरस्तू हैं। अब हमने चाय कब पीनी है ये हम ब्रेक में डिसाइड कर लेते हैं। आयशा मुझे वाइंड अप का भट्ट साहब कह रही हैं। अच्छा, वो आपने जो मेयार ज़िंदगी की बात की ना, देखे मेयार ज़िंदगी किसी का कम नहीं हो रहा। आप पैसा जो है ना वो एक जगह पर इकट्ठा है। आप सड़क पर चले जाए, मैं गाड़ियां देखता हूँ, कमाल गाड़ी है, कमाल गाड़ी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे पास दफ्तर की गाड़ी। मैंने मोटरसाइकिल एक के लिए, मैंने मोटरसाइकिल को स्पेशली तैयार कराया, 15,000 रुपए लगे हैं मेरे इसके ऊपर। तो बस भी देख लें, अब आप गाड़ी से आगे ना मोटरसाइकिल पे। इसी मेयार ज़िंदगी की मैं बात कर रही हूँ कि आप किस तरह से आम आदमी से मुतासिर हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से शहर में कोरोना सर उठाने लगा, ना सिर्फ शहर में बल्कि हम देखें कराची में, दूसरे शहरों में और फिर बाहर के ममालिक में। तो इशू ये होता है कि ये जो आमदोरफ्त है, इससे फैलाव का खदशा ज़्यादा हो जाता है। दूसरी जानिब जो रह गई लोगों के रवैये की बात, वहाँ से अब थोड़ा सा डर इस वजह से लगता है कि लोग इसको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। लोग समझते हैं कि जी अब आदी हो गए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इसका आदी हो गया है, हम पे कोविड उस तरह से असर नहीं कर सकेगा। सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन इन लोगों के लिए है जिन्होंने ताहाल वैक्सीनेशन नहीं कराई है। सो कोविड की इस लहर से डरने की ज़रूरत है नहीं है? वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है? आपको एहतियात किस तरह से करनी है? क्योंकि आगे मवेशी मंडियाँ ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, लोग जा रहे हैं, गैदरिंग्स होंगी, बाज़ारों में भी जाएंगे, तो मुमकिना इक़दामात, मुमकिना जो हमारे पास जो है वो खदशात हैं कि ये केसेस बढ़ सकते हैं।
एहतियात इसके अलावा हल कोई नहीं, लेकिन खतरनाक किस हद तक की लहर हो सकती है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफजल साहिबा ने ज्वाइन किया है और प्रिवेंटिव मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अपनी मेहमान को खुशामदीद देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल वो बहुत जल्दी में मैं चीज़ें जो है ना वो मिक्स करती जा रही हूँ। मैंने क्या कहना था, खैर हम जो हैं वो खौफजदा नहीं हैं। अब मैं दूसरों की मिसाल के दूँ, अपने आप से स्टार्ट कर लेती हूँ। वो जो पहले खौफ था पहली दूसरी लहर में, अब वो नहीं है। तो क्या ये लहर ख़तरनाक हो सकती है? हमें एहतियात की ज़रूरत है या नहीं? कोरोना एक जानलेवा बीमारी है और जहाँ तक खौफ की बात है तो इसे हमें पॉजिटिव सेंस में लेना है। हमें एहतियात करनी है, खौफज़दा नहीं होना, क्योंकि खौफ से स्ट्रेस के लेवल ज़्यादा होते हैं। अब कोरोना का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पेचीदगियाँ करता है। अभी मैंने कल ही एक ऐसी मरीज़ा देखी जिसकी कोहनी काम नहीं कर रही थी, उसके पट्टे इस कदर कमज़ोर हो चुके थे, हालांकि उसकी उम्र 24-25 साल थी। अच्छा। लेकिन वो अपने हाथ बाजू सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और मालूम हुआ कि उसे कोरोना का मर्ज़ लाहक हुआ था। और जब मैंने उसे वैक्सीनेशन का पूछा तो मालूम हुआ कि उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई थी। तो इसकी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रही हैं और अगले कई सालों तक हमारे सामने आती रहेंगी। और कोरोना जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क में एक और लहर आ चुकी है और हमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए कि बहुत से ममालिक में अब नई लहर जैसे ही आई है कोरोना के अमराज में इजाफा देखने में आया है। अच्छा, हर नई लहर में कुछ ना कुछ तब्दीली होती है और वो अपने साथ कुछ ना कुछ ख़तरनाक भी लेकर आती है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि ये वही नज़ला ज़ुकाम बुखार है, आपको उस तरह से मुतासर नहीं करेगी। डिफरेंस मुझे बता दें, जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई है वो कितने सेफ है, जिनकी नहीं हुई वो कितने सेफ है? आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है, क्योंकि अगर हमने विक्ट्री का जो साइन बनाते हैं, ये वी फॉर वैक्सीनेशन एंड वी फॉर वेंटिलेशन, दो ही चीज़ें हैं। एक जो है वैक्सीनेशन, वो लोग जिनकी वैक्सीनेशन हुई उनके अंदर पेचीदगियाँ ना होने के बराबर हैं, उनका हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हो रहा। फिर हमने ये भी सर्टिफिकेशन की है और रिसर्च से साबित है कि वो लोग जिनका वज़न बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, वो लोग जो कि उम्र रसीदा हैं, या वो लोग जिनके अंदर किसी भी तरह की इम्यूनो डेफिशिएंसी है, यानी उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त इस कदर कम है कि उनका जिस्म कोरोना वायरस को पूरी तरह काबू नहीं पा सकता, उनमें पेचीदगियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शुरू में ये देखने में आया कि उम्र ख़वातीन और बच्चे इससे मुतासिर नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये वबा अपनी सूरत तब्दील कर रही है तो इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ ऐसी सामने आई हैं जो कि हामला ख़वातीन में हैं और हामला ख़वातीन के बच्चों में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। अच्छी बात यह है कि ख़वातीन के अंदर इम्यूनिटी बहुत देर तक रहती है। हमने एक रिसर्च की जिसमें बहुत से सेंटर पाकिस्तान में मौजूद थे और वो एनल्स ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पब्लिश भी हुई, जिसमें ये देखा गया कि मर्दों में 6 महीने तक एंटीबॉडीज़ इफेक्टिवली मौजूद रहीं, जबकि ख़वातीन में ये 9 महीने तक मौजूद रहीं। तो ख़वातीन को एक एज है कि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त जो पैदा होती है वो बहुत देर तक रहती है। अब ऐसे टेस्ट भी दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पर इम्यूनिटी के आप चेक कर सकते हैं कि वो कितनी क़ुव्वत मुदाफ़त कारआमद है या नहीं। लेकिन जो आपने ये सवाल किया कि जैसे जैसे क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है, साथ साथ वायरस भी अपनी हैत बदलता पे रहे। अब सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में ये मसला है कि गर्मियों में हम चाहते हैं कि एसी लगे हों, सारे दरवाजे बंद हों, खिड़कियां बंद हों, और गर्मियों के अंदर वैक्सीनेशन अगर नहीं हुई और वेंटिलेशन भी नहीं है तो बहुत चांसेस है कि कोरोना का वायरस अगर हमलावर हुआ तो ये इंतहाई तशवीशनाक। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के बाद हमने बूस्टर की बात की, बूस्टर में आपका गैप कितना होना चाहिए? और अगर आप वो ना जिस तरह हम कहते हैं पोलियो के खतरे जो आपके लिए ख़तरनाक नहीं है, बूस्टर का आपका टाइम थोड़ा भी हुआ है और एक दफ़ा फिर आप कह रहे हैं एक्सट्रीम लहर खुदा न खास्ता अगर आ सकती है, तो टाइम शॉर्ट भी हुआ, आपको बूस्टर लगवाए हुए आप दोबारा वैक्सीन करा सकते हैं, नुकसान ऐसा तो कोई नहीं है? बूस्टर के लिए कम से कम 6 महीने का कम से कम दौरानिया लाजमी है और उसमें भी प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स, वो लोग जो कि किसी तीमारदारी में मसरूफ़ हैं मरीज़ों की, और वो लोग जिनके अंदर हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स, जिनकी मैंने पहले भी बात की, उम्र रसीदा अफराद, बहुत ज़्यादा वज़न वाले अफराद, बहुत कमज़ोर अफराद, और वो जिनको कोई ऐसा दायमी मसला है जिससे वो किसी मर्ज़ का शिकार है, उनको लाजमी लगाना चाहिए। इसके अलावा हमने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल हमारे वाइस चांसलर हैं, उन्होंने वहाँ टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट शुरू किया जिसमें प्रोफेसर बल्कीस शब्बीर ने मेडिसिन के मुख्तलिफ डेस्क बनाए, मंकी पॉक्स, डेंगी, पल्मोनोलॉजी और अदर। इसी तरह वहाँ टेली न्यूट्रिशन, टेली ओबेसिटी और टेली वैक्सीनेशन के भी डेस्क हैं, जिनके नंबर मैं चाहूँगी कि आपके सिटी 42 के वसात से ज़रूर चलाते रहते हैं और बताते भी रहते हैं कि आप ज़रूर टेली मेडिसिन से इस्तेफादा करें, या आप ही लोगों के लिए है और यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर आपकी रहनुमाई
के लिए मौजूद हैं। हम अक्सर अपने नाज़रीन से ये चीज़ें डिस्कस करते बहुत रहते शुक्रिया। हैं। तो वहाँ पे वैक्सीनेशन का तमाम स्केड्यूल मौजूद है कि किस उम्र में कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कैसे लगवानी चाहिए। वहाँ पर रेफरल सिस्टम भी है, अपॉइंटमेंट्स भी वहाँ पर मिल रही हैं। इसके अलावा आप अपना अगर बता सकें कि मेरा ये वज़न है तो उसको ओबेसिटी में अगर आ रहा है तो उसे कम करने की खुराक, और अगर अंडर वेट है तो उसे बेहतर करने की तमाम मालूमात भी मुहैया हैं। फिर वो लोग जिनको कोविड हो चुका है उनको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, कौन सी अज्जा पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, अपनी वो लॉन्गेविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर ये तमाम डेटा हम रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारे PhD, MPhil और MD स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठकर इस डेटा से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा करामत साबित हुई, और फिर वो मज़ीद उसको हम अपडेट कर रहे हैं। और डाइट चार्ट्स को, न्यूट्रिशन को, टेलीवैक्सीनेशन सेंटर को, टेलीबेसिटी सेंटर को हम मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, खुदा न खास्ता अगर किसी को पता चलता है ही और शी इज़ कोविड पॉजिटिव, अब लोगों का रुझान नहीं रहा अस्पताल जाने का, या वो खौफ और वो टेरर सा था, मैं तो कहती हूँ वो ख़त्म हो चुका है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को बहुत सारी हद तक पता भी है, लेकिन अगर आप रिकमेंड करना चाहें घर रह के, अगर वो पता है उन्हें कोविड पॉजिटिव है, बेसिक मेडिसिन कौन सी ले सकते हैं, एहतियात क्या कर सकते हैं? जहाँ तक बात है घर में रहने की, तो मैं तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं कि आपको फ़ौरन हस्पताल जाना पड़े, तो आप टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करें और अपने घरों में रहें। घरों को हवादार रखें, साफ़ सुथरा रखें, अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, जिस तरह हमारा दीन कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है। और मेरा ये ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला इंसान को आज़माता है, और हमारी कौम बड़ी रिजिलियंट कौम है। जितनी भी आजमाइशें हम पर आईं वो इस तरह निकल गई। अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से हमें लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना, यूनिवर्सिटी ऑफ पर्ड्यू में उन्होंने बाकायदा मुझे बुलाया और कहा कि आपने ऐसा क्या पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान की कौम में कोविड की वजह से वो तबाहकारियाँ नहीं हुई जो कि अमेरिका जैसे मुल्क में पेश आई। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है वो हमारी कौम में रिजिलियंट है। हमारी कौम जितना मर्जी स्ट्रेस आ जाए परेशान नहीं होती, और इनका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग है, फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारे हाइजेनिक प्रैक्टिसेस भी बहुत बेहतर है। अगर आप इवन हमसाया ममालिक में भी देखें तो वहाँ पर न्यूट्रिशन काफ़ी डेफिशिएंट है, जबकि हमारी न्यूट्रिशन कदरे बेहतर है। और अभी आप देखिएगा आगे मुख्तलिफ गहमा गहमी आएंगी, उसमें भी हमारे न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जो हैं हमारे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। वाकई जी ये तो रौनकें होती हैं। लेकिन मुझे अब आपसे थोड़ा सा वाइंड अप करना है और ये चीज़ें पूछनी है कि कुव्वत मुदाफ़त हम कहते हैं, ना सिर्फ कोविड, हर आपको बीमारी से निपटने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कुव्वत मुदाफ़त पे आगे हमने जाके बात तो करनी है। बेस्ट चीज़ें कौन सी हैं जो कि आपको जिनका ख्याल रखना है एक्टिव रहने के लिए, अपनी डाइट अच्छी रखने के लिए, वो क्या आपका लाइफस्टाइल है? लाइफस्टाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपने वर्ड बोला है, दैट इज़ द मोस्ट वंडरफुल थिंग। अब उसमें आपकी डाइट के अंदर ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल, हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकते। मसाले के ऊपर घी, मक्खन, मलाई का बेतहाशा इस्तेमाल, तेज़ मिर्च मसाले, फिर सिरका, अचार और ये तमाम चीज़ें क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि ये हमारे जिस्म पे बहुत स्ट्रेस कॉज करती हैं। जबकि नेचुरल सॉफ्ट डाइट और फिर ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, और पाकिस्तान तो अल्लाह ताला का एक ब्लेस्ड मुल्क है जहाँ पर आपको हर तरह नेमत अल्लाह ताला की मौजूद है, हर नेमत मौजूद है, और आपके पास यहाँ पर इतनी खूबसूरत सब्जियां हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। अभी आजकल मैं देख रही हूँ जामुन बहुत गिरे हुए हैं, इवन सड़कों पे गिरे हुए हैं जहाँ जहाँ जामुन के दरख्त हैं। ये बेरीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा हैं जो आपको जवान रखते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर हैं। और इसके अलावा हमारे पास आजकल बहुत से फल, तरबूज, खरबूजा, यानी नेचुरल जो भी चीज़ें हैं, मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं, उनका आपको इस्तेमाल करना ही करना है। कुछ जो SOPs का हम डे फर्स्ट से जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा कोई एहतियात रिकमेंड करना चाहेंगी आप? जो हमारे SOPs हैं जिसमें वेंटिलेशन है, मास्क का बेहतर यूज़ है, हैंड हाइजीन है, उसके अलावा न्यूट्रिशन, ये एक चीज़ है जिसको अगर हम ऐड कर लें अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम में, एक तरतीब दे लें, रोज़ाना आधा घंटा वॉक करें, तो इससे बहुत बेहतरी हमारी वो लोग जिनके अंदर अभी भी वैक्सीनेशन का खौफ है, मैं चाहूँगी हम इस टॉपिक को वाइंड अप, आप उनको वैक्सीनेशन के हवाले से एक मैसेज दे दें कि हाउ सेफ इज़ दिस। जी हाँ, जो हमारे वैक्सीनेशन है इसी की वजह से
आज हम बग़ैर मास्क के आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, और एक वैक्सीनेशन ही है जिसने हमारे मुल्क के अंदर इतनी तब्दीली लेकर आई है। तो जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई वो लाजमी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि ये आपका बचाव है, आपकी फैमिली का बचाव है, आपके घर वालों का बचाव है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है कि जी आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, आपसे जुड़े लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुव्वत मुदाफ़त पे बात होगी, इम्यूनिटी पे बात होगी। बहुत ज़्यादा खाना लोग समझते हैं कि जी हमने कोरोना में देखा आपको स्टोर्स खाली मिले, बिल्कुल रैक्स खाली पड़े थे, लोगों ने इस तरह अपने घर भर लिए और ये सोचा कि इम्यूनिटी बढ़ानी है तो बस खाना ही खाने, आप जितनी देसी खुराकें हो सकती हैं खा लें क्योंकि आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। उसमें क्या हुआ, नतीजा ये निकला, खा खा के आपने अपना हाई ब्लड प्रेशर कर लिया, बहुत सारे लोग बीमार रहने लगे। अब इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, किस तरह से आप अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस आप पे अटैक कम से कम ना कर सके। हमारे यहाँ इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि अच्छा जी आप देसी घी के पराठे खाना शुरू कर दें, आप देसी खुराकें खानी शुरू कर दें। एक्चुअली मैंने लोगों को देखा है कोविड के दिनों में, जब पहली और दूसरी लहर थी, लोगों ने ये करना शुरू किया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। अब मैं तो ये नहीं बता सकती कि अच्छी इम्यूनिटी क्या होती है, हम अपने मेहमान से पूछेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट है मोइना बेग ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उमूमन न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो आपको स्लिम स्मार्ट डाइट प्लान बता रही होती हैं कि आपने इस तरह से स्मार्ट दिखना है, लेकिन वो भी आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब नहीं करते। आई मस्ट से मैं आपको ये बता सकती हूँ गारंटी के साथ। अब हमने आज बात करनी है इम्यूनिटी पे, क्योंकि एकदम से केसेस फिर नजर आने लगे। बिल्कुल, तो मैं यही कहती हूँ कि आप देखें केसेस बढ़ने की वजह ये है कि वो वीक लोगों पे ही वायरस अटैक कर रहे हैं ना, कि हम इंटरनली हमारी इम्यूनिटी वीक है। बिल्कुल। और आपने इतनी एक्यूरेट बात की है अभी कि हम जब ये कोविड की लेयर्स आई थी और हम बड़े अनसर्टेनिटी थी कि क्या लें, तो लोग एक्चुअली में हर्ब्स का ओवर यूज़ करने लग गए और उन्हें लगा कि हमने ज़्यादा खाना इम्यूनिटी, हालांकि ये बड़ा बैलेंस है। इम्यूनिटी में भी सबसे पहले ये आता है कि आपका BMI अच्छा है, आपकी हाइट, वेट और एज ये सब इन प्रोपोर्शन है, फिर हाइड्रेशन का अच्छा इंटेक आता है। फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है ना, जो आज मुझे लग रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस है, वो ये कि वेदर अप्रोप्रिएट आप इम्यूनिटी की चीज़ें लें। जैसे आप विंटर है तो हम हर्बल टीज़ और इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ब्लड प्रेशर लोगों को हो गया, जिनका फ्लक्चुएट करने लग गया क्योंकि वो पहले से BP के पेशेंट थे, हर्ब्स यूजुअली डिस्टर्ब करती हैं स्टमक को, कभी BP को। तो समर में इतना इजी है आपके लिए ये लेना कि आप समर में अपने ठंडे ड्रिंक्स को, अपने फ्रूट जूसेस को इस तरह से लें कि वो आपकी इम्यूनिटी रेज करने लगते हैं। उसमें नंबर 1 विटामिन C है। जो भी सीजनल फ्रूट है उसको अच्छे से कंज्यूम करें, 2-3 बार दिन में लें, उसको जूस फॉर्म में लें। फिर जिस तरह जिंजर टीज़ बनाते थे हम विंटर में, उसको चेंज कर लें जिंजर लेमनेड में। ये लेमन ड्रिंक बनाएं, उसमें जिंजर प्रेस थोड़ा सा निकाल लें जूस, वो इतना अच्छा है आपके लिए। हाँ, तो वेदर अप्रोप्रिएट इम्यूनिटी के स्टेप्स लेना बड़े ज़रूरी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और ऑब्वियसली आपको वेदर चेंजेस जो हैं वो देखनी भी पड़ती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी लगती हैं। खैर, ये जो मैंने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ानी है तो देसी घी के पराठे खाने हैं आपने, एक्चुअली लोगों ने कोविड में ये किया, देसी खुराकें खानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना है? आपका मॉर्निंग में आप जब स्टार्ट करें, दिन का आगाज़ करें, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्या पोर्शन होने चाहिए? आपकी डाइट भी अच्छी रहे, आप मोटे भी ना हों और आपकी इम्यूनिटी भी जो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अच्छा, ये जो आपका पॉइंट था कि देसी फूड खाना चाहिए, इसको अगर मोर लाइक ऐसे कर लें कि ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। यानी अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपने घर में सपोज देसी घी बनाया है तो वो शायद वेजिटेबल ऑयल से थोड़ा अच्छा हो, लेकिन उसको पराठे में जब आप कंज्यूम करते हैं और पराठे को डीप फ्राई करते हैं, वो चीज़ एक ख़राब हो जाती है। आप उसको ग्रीस कर लें किसी चीज़ के ऊपर, आप मतलब उसको लेसर फ्राई करके कोई ऐसा सिस्टम निकालें। फिर ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ इसलिए मूव करें कि जितनी कम प्रोसेस चीज़ें लेंगे, बेकरी फूड, फ्रोज़न फूड, आपको जो हिडन उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बुरे हो रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे। तो देसी से ज़्यादा वो जो आप अपने माइंड में लोगे ना देसी फूड, वो उसकी ओवर कंजम्पशन कर जाते हैं कि हमने ज़्यादा प्रोपोर्शन में ले लिया। और मील में अगर सबसे पहले तो ये करें कि अपना ब्रेकफास्ट जो यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं और डिनर हैवी करते हैं, इसको उल्टा कर लें। ब्रेकफास्ट हैवियर करें, डिनर लाइटर करें। तो ब्रेकफास्ट हैवी में कुछ भी आ जाता है, प्रोटीन बड़ी अच्छी होती है कि आप एग्स या चिकन
शामी कोई सॉसेज इस फॉर्म में लें, नट्स ज़रूर लें ओमेगा 3 की फॉर्म में, उसका गर्मी सर्दी से ताल्लुक़ नहीं है। आप आलमंड्स थोड़े से ले लिए या कुछ सीड्स अपने ओटमील में ऐड कर लिए, और फिर सुबह कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लें। आपने एक फ्रेश दिन गुजारना है, आप ब्रेड की फॉर्म में, होल व्हीट रोटी की फॉर्म में, पोरेज सीरियल की फॉर्म में ज़रूर लें। वो कार्बोहाइड्रेट भी एक दुश्मन लोगों को लगता है वेट का बन गया है, तो ऐसे नहीं है। मॉर्निंग आप अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें, एक्टिव दिन गुजारें, उन कैलोरीज को बर्न करें ताकि वो फ़ायदा दें। और लंच थोड़ा लाइटर, फिर डिनर थोड़ा लाइटर, फ्रूट वेजिटेबल का इंटेक करें। ये की है कि आपका ना वो मेंटेन रह जाएगा, कैलोरीज भी कम होंगी लेकिन न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। सही, तो ये वो चीज़ें हैं। अच्छा जी, आप मुझे सिर्फ बता दें, रात को हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि आप जाग रहे हैं, और आजकल तो वैसे ये बहुत ट्रेंड आम इसलिए है कि बच्चों को स्कूल से वेकेशंस हो गई हैं, तो ये चीज़ें आम है कि आप सारी रात कुछ ना कुछ खा रहे हैं, खाने के बाद भी खा रहे हैं, स्नैक्स की फॉर्म में ले रहे हैं, कुछ ना कुछ सारी रात चल रहा है। कितना नुकसानदेह है। और फिर अगर हम इसको इम्यूनिटी से रिलेट कर रहे हैं कि अच्छा खाना खाया 5-6 घंटे गुजर गए हैं, अब आप खा सकते हैं। अच्छा, नुकसानदेह इस फॉर्म में कि उस टाइम हम यूजुअली जंक फूड खाते हैं, बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ फ्राई कर ली चीज़, कोई इस तरह की चीज़ खाते हैं। तो उसकी की ये है कि आप डिनर इतना अप्रोप्रिएट सा करें, प्रोटीन रिच डिनर करें। आप डिनर में कोई जिस तरह चिकन बेस्ड चीज़ हो गई, कीमा हो गया, इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए बनाएं, ताकि एक तो उसकी थोड़ी देर लंबी से टाइटी होती है, वो लंबी देर तक आपको भूख नहीं लगने देता। फिर जब आपने डिनर प्रॉपर किया तो फिर आपको क्रेविंग्स उस तरह से नहीं होती जिस तरह अगर आपने डिनर स्किप कर दिया हुआ है, नाश्ता लेट किया है, फिर आप लेट नाइट कुछ खा रहे हैं, क्योंकि लेट नाइट फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, आप वो बैठे रहते हैं। फिर दो मसले होते हैं, वेट गेन करते हैं, स्टमक इश्यूज होते हैं। वो आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो रीगर्गिटेशन होती है, फिर बच्चे सुबह एसिडिटी की वजह से नाश्ता नहीं करते, एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं कि हाँ। और फिर ये रिसर्च कहती है कि अगर आप शुगर बेस्ड चीज़ें रात को लेते हैं तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपको रात की नींद में डिस्टर्बेंस आती है। तो ये देखिए कितनी टेंशन की बात है, क्योंकि बच्चों के लिए नाइट स्लीप बड़ी ज़रूरी होती है। तो हर चीज़ का जो हम एक बैलेंस से हटके या रूटीन से उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो समटाइम्स विजिबल होने में देर लगाता है, लेकिन वो आपको की बॉडी को किसी ना किसी तरह इफेक्ट ज़रूर कर रहा होता है। तो रात को स्नैकिंग करें, लेकिन अच्छी कर लें। आजकल तो फ्रूट्स इतने अच्छे वैरायटी में आए हुए हैं कि आप कोई फ्रूट क्यूब्स कोई ऐसी चीज़ कर लें। फिर आप कॉर्न चिप्स की ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप पोटैटो चिप्स से हटें, कॉर्न चिप्स पे शिफ्ट हो जाएं। कोई वेजिटेबल्स के कोई बना लें, ऑल्दो वो हमें बड़ा डर लगता है, हाँ, लेकिन उसको क्रिएटिवली बनाएं, वो बड़ी मज़े की भी लगती है समटाइम्स। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, मुझे बता दें, आपके पास खाने की चीज़ें जो हमने रूटीन में अपना ब्रेकफास्ट डिस्कस किया, लंच डिस्कस किया, इसमें वो चीज़ें जो कि आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, रिपीट भी हम कहते हैं गोश्त का इस्तेमाल आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्या ये मिथ ही है कि आप गोश्त खाएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे? इस सेंस में नहीं, ये मिथ नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरह रेड मीट है, मटन बीफ है, वो आप इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते उसमें, जिस तरह हर एज ग्रुप के लिए। हाँ, क्योंकि उसमें सोडियम और फैट बहुत ज़्यादा होता है। फिर आप ऑल्टरनेटिवली मटन यूज़ कर सकते हैं। वाइट मीट के फ़ायदे हैं, एग के बड़े फ़ायदे हैं। एग एक होल फूड है, तो आप वो लें, वो भी प्रोटीन है। फिर प्रोटीन आपको मिल्क और योगर्ट से मिल रही है, वो भी बड़ी अच्छी है। तो प्रोटीन हमें इसलिए चाहिए होती है कि वो इम्यूनिटी को इन्हांस करती है, तो हमें वो चाहिए। लेकिन ये कि जो दालें, चने, ये भी प्रोटीन सोर्सेज हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वीकर सोर्स है। तो सबसे आइडियल ये होता है कि आप किसी भी चीज़ का कंजम्पशन ना करें, आप एक लाइटर सोर्स को और एक रिच सोर्स को मिला लें। ठीक है, बीन्स, चिकन। अभी आपके सामने महंगाई की सिचुएशन है, हम महंगी चीज़ें, महंगे फल, सब्जियाँ, बहुत मुश्किल हो गया, गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप कुछ हमें ऐसा डाइट प्लान बताएं कि आपके लिए ईजी भी हो, तमाम घर वालों के लिए भी आप वो चीज़ें खरीद सकते हो और अच्छे तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को देख सकते हो। मैंने ना इस पे डिटेल अपने पेशेंट्स के साथ एक किया भी था कि आप ना अगर वाइजली करें, लोग डाइट प्लान से डर जाते हैं कि शायद हमें महंगी पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। हाँ, तो वो बड़ा फिर टेंशन होती है। लेकिन एक्चुअली ये कि जब आपके पास पूरे महीने का डाइट प्लान आ जाए ना, तो अपनी ग्रॉसरी को बड़ा वाइजली प्लान कर सकते हैं। आप लिस्ट आउट करें। फिर हम ये कहते हैं कि प्रोटीन, जो मैंने अभी बात की, कि आप लो सोर्सेज को और रिच सोर्सेज को मिला लें, जैसे दाल और गोश्त को मिला लें। आप बीन्स में बीन सैलड में थोड़ा सा चिकन क्यूब्स डाल लें, वो आपका रोज़ की कंजम्पशन कम हो जाएगी। जैसे बच्चों को सैलड दिया, उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर दिया, लेकिन आपने बीन्स या चने ऐड कर दिए। फिर जैसे मिल्क की फॉर्म में प्रोटीन लें, दही घर में बनाएं। मल्टीपल तरीके हैं, बल्क में शॉपिंग करें, उनको अच्छे तरीके से प्रोसेस करके रेफ्रिजरेट कर दें जो कर सकते हैं।
तो इस तरह के काफ़ी टिप्स हैं जो आपको महंगाई से दूर रख के आप बड़े इकोनॉमिकल तरीके से डाइट कर सकते हैं। डाइट महंगी नहीं है, बल्कि वो जो हम जंक पे शिफ्ट हो रहे होते हैं ना, हाँ, वो ज़्यादा, हाँ, क्योंकि वो आपकी हेल्थ भी कॉस्ट कर रहा है और आपके पैसे भी कॉस्ट कर रहा है। सही। ऑयली चीज़ें कितने नुकसानदेह हैं? ऑयली चीज़ें बड़ी नुकसानदेह हैं, ख़ास तौर पे जो हम डीप फ्राइड फूड्स खाते हैं जिनमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। ये हमारी ब्लड वेसल्स में जम रहा है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, हार्ट इश्यूज़ यंग लोगों को हुई जा रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, वो बॉडी फैट बढ़ रहा है। आप देखिए, अब आप यंग से लोगों का सुनते हैं कि वो हार्ट अटैक हुआ, बहुत हो गए। अक्सर आपने सुना होगा, आप कहते हैं वो तो बिल्कुल ठीक था, वो पता नहीं चल रहा होता, जो बैड फैट जिसे कहते हैं वो ली जा रहे होते हैं, तो आपके जैसे बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, आपकी ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट हो रहा है, ये बड़े सर्कुलेशन अच्छी नहीं रहती उस तरह से। तो डीप फ्राइड चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाए। अब तो बड़ी सारी चीज़ें आएंगी, स्टीमिंग की रेसिपी आप देखें, एयर फ्रायर आया हुआ है, वो वंस आप उस पर 10-12 हज़ार लगाते हैं, आप वो जो चीज़ें फ्राई करे थे, इवन फ्राइज़ भी एयर फ्रायर में बच्चे कर लेते हैं। तो जो इस तरह की टेक्नोलॉजी फ़ायदे के लिए आ रही है, उससे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। पानी लिक्विड इनटेक आपको अच्छा रखने के लिए, डिहाइड्रेट रखने के लिए आजकल के मौसम में तो बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइएगा, जूसेस का इस्तेमाल जो है ना, हम हमेशा कहते हैं कि लोग जब करते हैं तो बीच में शुगर ऐड कर लेते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि शुगर जब ऐड कर लेते हैं ना, तो वो कुछ जूसेस में जिस तरह फालसा या पीच में थोड़ी सी शुगर ऐड करते हैं लोग के टेस्ट को पैलेटेबल बनाने के लिए। हाँ, लेकिन थोड़ी शुगर का इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा शुगर से आप फिर वही कर रहे हैं कि आप थर्स्ट के भी एक साइकिल में फंस रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप कुछ और पी रहे हैं, कभी पैकेज जूस ले रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि अपने वाटर को फ्लेवर कर लें, आप 10-12 ग्लास इस तरह से पी लें, कोई फ्रूट डिप करके, कोई जूस बना के, स्मूदी बना के, लेकिन वाइट शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। वो एक ऐसी लिक्विड कैलोरीज उन्हें हम कहते हैं कि वो पता भी नहीं चलती, भूख भी ख़त्म नहीं करती और वो वेट बढ़ाई जा रही होती है। हाँ, ठीक है जी। नींबू पानी का इस्तेमाल इस मौसम में कितना मुफीद? बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वेट के साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे होते हैं, और आप जब नींबू पानी में ख़ासतौर पे मिंट, लेमन, जिस तरह अभी हमने बात की थी जिंजर लेमनेड, इस तरह से कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। लेमन तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, फिर आप उसमें जिस तरह मिंट ऐड कर लिया, इवन समटाइम्स लोग वो जो ट्रेडिशनल स्कंजमीन है वो बनाते हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी डाल के। तो समटाइम्स अगर आपने आउटडोर में कोई बंदा काम कर रहा है, सन एक्सपोजर हुआ है, तो बच्चों को दे भी सकते हैं, क्योंकि वो बर्न कर जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, वो ऐसा करें कि उसको जिस तरह लेमन जिंजर बना लिया आपने, थोड़ा सा अगर बहुत भी दिल कर रहा है स्टेविया थोड़ा सा ऐड कर लिया, लेकिन लेमन वाटर में मिंट और जिंजर ऐड कर लिया, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा होता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों? बस ये देना चाहूँगी कि अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आपके वेदर चेंजेस, कोई डिजीज़ का आउटब्रेक आपको इफेक्ट ही ना कर सके, आपका इंटरनल डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। और वो कैसे होगा? पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। वो आप अपने वेट से, स्लीप साइकिल, हाइड्रेशन, छोटे छोटे स्टेप्स, वन डे एट अ टाइम आप उनको चेंज करें, तो इंशाल्लाह आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच मोइना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जब आपने रेपिटेशन, आपका एंगल नहीं बन रहा, तो ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, आपके पोस्चर को फिक्स करती हैं। तो फिक्स करने के लिए परफेक्ट एक्सरसाइजेज, 2 एक्सरसाइजेज मैं बताई। अब 2 एक्सरसाइजेज डिफरेंट है, ये आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, किसी स्टेपर पे बैठ के कर सकते हैं। मैं स्पेशली बेंच पे बैठ के आपको ट्रेनिंग बताऊंगा। इसके लिए मुझे दोनों डंबल्स चाहिए। फुट पोजीशन क्लोज। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा, देन आप ओपन कर सकते हैं पाँव को, नहीं तो आप बैलेंस में रखें। चेस्ट अप, कोर टाइट। नाउ डंबल्स को आपने थाइज लेवल पे रखना है। इसके डिफरेंट एंगल्स हैं, सेंटर, थाई एंड बैक। नाउ 1, चेस्ट अप, कोर टाइट। 2, होल्ड, 1 सेकेंड होल्ड चाहिए। 3, 4, 5, 6, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट एंगल्स और उसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ये बैलेंसिंग आपको डायरेक्ट इफेक्ट आएगा शोल्डर पे, स्पेशली चेस्ट अप, कोर टाइट, डाउन नहीं करना, फिर कोई फायदा नहीं। नाउ 1, 2, होल्ड, 3, 4, 5, 10 रेप्स आपने करने हैं, 3 सेट्स आपने करने हैं। डिफरेंट प्लान्स बताने का मकसद ये है कि आपका मूड भी चेंज होता रहे, आप बोर भी ना हो और डिफरेंट मसल्स भी हिट करें।
नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए मुझे एंगल थोड़ा सा चेंज करना है ताकि आपको पोस्चर पता चले। ओके, साइड पोज से बेंच पे ही बैठे रहना है। दोनों हाथों को आपने क्लोज कर लिया, डंबल्स दोनों ग्रिप में है। अब बाइसेप आपने फिक्स करना है, देन आपने मूव करना है। बाइसेप फिक्स, अप, 2 3, chest up, core tight, 4 5 6। बाइसेप की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, फिर उसका कोई फायदा नहीं। ये 2 एक्सरसाइज फ्लैबी आर्म्स के लिए, इसको प्रॉपरली आपने मूव नहीं होने देना। ये समझे फिक्स हो गया मैक्सिमम पोजीशन में। दोनों हाथों को क्लोज कर लें, दोनों डंबल्स हैं दोनों हाथों में। नाउ अप एंड डाउन, 2, ऊपर हिट करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइजेज बताइए एक प्रॉपरली साइकिल में। इसको आपने करना है और डिफरेंट प्लान्स में। मंडे डिफरेंट डिवाइड कर लें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर सैटरडे संडे ऑफ करते हैं इस मौसम के हिसाब से तो परफेक्ट है। इस प्लान को इसी तरह रखें, डिफरेंट प्रोग्राम्स आप डाउनलोड करें। ये सारे डिफरेंट अगर आप इसको इकट्ठा करें तो सोचें इन 1 मंथ आपके पास कितने डिफरेंट प्लान्स आ चुके हैं, कितनी टेक्निक्स आ चुके हैं, कितने टिप्स आ चुके हैं। इतना तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो हमारी टीम का मकसद ही यही है कि इस नए काम में आपको सपोर्ट किया जाए, आपको अवेयरनेस दी जाए ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आपकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, मुझे फीडबैक दें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है इस काम में, ताकि अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे आगे नए काम करने के लिए। तो खुश रहें, फिट रहें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, पानी का स्पेशली कहीं बाहर जाते अपने पास वाटर बॉटल रखें, उसमें आप ORS या विटामिन C डाल के साथ ले के जा सकते हैं। तो इसलिए ख्याल रखें, अल्लाह ताला ने सेहत दी है तो इसका ख्याल रखें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, खुश रहें, फिट रहें। रहमान, थैंक यू सो मच। रहमान हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, हमने कोविड से बात शुरू की, इम्यूनिटी की तरफ हम आए, फिर आपको एक्सरसाइज भी बताई, लेकिन इन सब पर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्माइल, आपका खुश रहना आपको हर चीज़ से महफूज रख सकता है। सो खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के सिलसिले में हम सेगमेंट शामिल करें बिग स्क्रीन। तो था ये तो ट्रेलर जो कि आपके साथ शेयर किया हमने। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आगे गैदरिंग्स कुछ इस तरह की आ रही हैं, कुछ इवेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि लोग इकट्ठे होंगे। सो आप लोगों ने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन इज़ द थिंग कि अगर हम उसका ख्याल रखना शुरू हो जाए तो यकीन माने ना सिर्फ कोविड बल्कि बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है, अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वाले माहौल को साफ रखें। तो आई मस्ट से कि आप लोग तंदुरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी नए टॉपिक नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।